ये बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में खराब हवा या यूं कहें कि जहरीली हवा ने लोगों के चैन को पहले ही से छीन रखा था। फेफड़े बाहर निकले पड़े हैं और हर कोई जहरीली हवा से बचने के रास्ते और विकल्प ढूंढ रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिज्ञ इसका रास्ता नहीं बता पा रहा। लेकिन अब दिल्ली में हवा तो जहरीली थी ही, पानी पीने योग्य नहीं है, इस पर भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। कोई ये नहीं बता रहा कि दिल्ली वासियों को साफ पानी पीने का कैसे मिल सकता है, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी कर तमाम राजनेता ये तो साबित कर गए कि उन्हें आम लोगों की रत्ती भर परवाह नहीं है। दिल्ली की सियासत में पानी के ऊपर आग लगी है। जिस BIS रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में पानी की क्वालिटी पर सवाल उठाए गए थे, उसी BIS की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। केजरीवाल के इस रवैये पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान हमलावर हैं। आज उन्होंने 3 ट्वीट करके केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि उन्हें कोसने की बजाय दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया कराया जाए। उधर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया का कहना है कि जिन जगहों का सैंपल BIS ने लिया है, उन्होंने भी लगभग उन सारी जगहों का सैंपल लिया है और पानी की क्वालिटी ठीक पाई गई है। क्या रिजल्ट आया जिन 11 जगहों से सैंपल लिया? मैंने आपके साथ 11 के 11 जो सैंपल हैं उनके डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दिए और हर एक पैरामीटर पे दिल्ली का पानी पीने योग्य पाया गया है। यानी पानी पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं और न ही एक दूसरे को घेरने से कोई बाज आ रहा है। संसद के बाहर ही नहीं, संसद के अंदर भी जल संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद विजय गोयल को बोलने से रोकने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की सभापति वेंकैया नायडू ने क्लास लगाई। संरक्षण ऐसे अनाथ खड़े होकर बोले के संरक्षण चाहिए क्या? Are you minister to correct it? When you get an opportunity, you can put forth your point of view. This is one making a submission. And he crosses the limit, I am there to take care. You don't worry and don't waste your energies and don't unnecessarily put pressure on your lungs because lungs are already under stress because of the air pollution across the country. उधर पानी के सैंपल को आधार बनाकर RO निर्माताओं ने NGT के 28 मई के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें NGT ने उन इलाकों में RO के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी जहां प्रति लीटर पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने RO निर्माता कंपनियों को पानी संबंधित सभी तथ्य केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर देने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालय को इस मुद्दे पर विचार करने के निर्देश दिए। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं, सरकार ने कमाई का एक नया जरिया सामने रखा है। जी हां, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लिए गए चालान से सरकार ने 577 करोड़ रुपए कमाए हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद, क्योंकि फाइन की रकम काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ एक और फायदा हुआ है, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, यानी कि लोग जरा सावधानी भी बरत रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, नहीं तो आप सरकार के खजाने को तो भरेंगे ही, अपनी जान को ही दांव पर लगाएंगे। सड़क पर होने वाले हादसों को रोकने और सड़क हादसे में होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाया। नया कानून जब लागू हुआ तो जुर्माने के प्रावधानों को लेकर बड़ी चर्चा हुई। भारी भरकम जुर्माने के कारण सरकार के फैसले की आलोचना होने लगी, लेकिन अब पता चला कि नए कानून से सरकार को कितनी आमदनी हुई और कितने हादसे कम हुए। लोकसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दिए बयान से पता चलता है कि देश के 18 राज्यों में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो जुर्माना वसूला गया वो करीब 577 करोड़ 51 लाख से भी ज्यादा था। इनमें से उत्तर प्रदेश में करीब 200 करोड़ और गुजरात में 100 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। जुर्माने वसूली की ये दरें आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर घटेंगी, क्योंकि लोग नए नियमों का पालन करेंगे। लेकिन नए कानून का एक फायदा लोगों की जान बचाने में भी हो रहा है। सरकार ने बताया कि पिछले साल के सितंबर-अक्टूबर के मुकाबले इस साल के सितंबर-अक्टूबर में सड़क हादसों में भी कमी दर्ज की गई है, जिसमें चंडीगढ़ जैसे शहर में 75% तक सड़क हादसे कम हुए। हालांकि ये आंकड़ा अभी सिर्फ 9 राज्यों का है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार ने नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी है। इसका फायदा बढ़ते राजस्व की शक्ल में भी हो रहा है और घटते सड़क हादसों की शक्ल में भी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की। ऐसा लगता है कि हर दिन इमरान खान किसी न किसी खबरों की वजह से सुर्खियां बटोर ही लेते हैं। अदालत के साथ दो हाथ करने के बाद अब इमरान खान की खुद की जड़ें खोदी जा रही हैं। पाकिस्तान की फौज अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान की पार्टी को विदेश से डोनेशन कैसे और कहां से मिलते थे, उनमें से कितने जायज और कितने नाजायज थे। कहीं यह भविष्यवाणी सत्य न हो जाए
कि इमरान खान जनवरी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे ही ना। इमरान के खिलाफ हाथों में गाजर मूली लेकर निकल पड़ी हैं पाकिस्तान की महिलाएं। रोटी नहीं मिलती और किसरा मूली लेके चले मूली लेके चले और सिर से मारने वास्ते। सब्जी की महंगाई ने पाकिस्तान की औरतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब सब्जियां कितनी महंगी है, प्याज कितनी महंगी है, ये सब चीज महंगी सस्ती करें तो इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान को पकड़ो या क्या? ऐसे माहौल में अब इमरान की मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का चुनाव आयोग अब इमरान के काले पैसों का पूरा हिसाब किताब देखना शुरू कर रहा है। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करके केस की रोजाना की बुनियादों पर समाअत का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि केस की रोजाना समाअत की जाए। अब इलेक्शन कमीशन ने केस की रोजाना समाअत का हुक्म भी दे दिया है। पिछले 5 साल से पाकिस्तानी फौज इमरान खान को अवैध विदेशी फंडिंग के केस से बचाता रहा। इमरान ने सत्ता में आने के बाद चुनाव आयोग में अपने कारिंदे बैठाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान खड़ा है और इमरान के काले पैसों के सबूतों के साथ खड़ा है। तहरीक-ए-इंसाफ के 23 अकाउंट ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट नहीं किए गए और स्टेट बैंक ने उनकी तस्दीक की है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा उसे उन अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं। नवाज शरीफ की PMLN से लेकर बिलावल भुट्टो की PPP तक के नेता इमरान के खिलाफ सबूत रट चुके हैं। उधर लग रहा है कि मौलाना को तो शुरू से ही इमरान के इजराइल कनेक्शन का पता था। पैसा किससे लिया है? बहुत से मुल्कों से लिया है, उसमें इसराइल से भी लिया है। इमरान खान को भी पता है कि जनरल बाजवा ने उनका जो हिसाब लगाया है उसमें अधिक से अधिक इमरान खान दिसंबर तक कुर्सी पर रहने वाले हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना इस्लामाबाद से इस शर्त पे खत्म हुआ है कि दिसंबर के अंदर -1 होगा इस्लामाबाद के ईवानों में। अब इमरान खान कभी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो कभी पाकिस्तानी चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि नवाज और बिलावल की पार्टी के चंदे का ऑडिट क्यों नहीं किया जा रहा। टीम न्यूज़ नेशन। ये खबर हम आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं। 2 लोग जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे, दोनों अपना अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद एक पैसा डालने लगता है और दूसरा पैसे निकालने लगता है। बस पेच यहां पर यह है कि दोनों के नाम पर सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। दोनों को नहीं पता कि दोनों के बैंक अकाउंट एक हैं। एक व्यक्ति पैसा डालता जा रहा है, दूसरा निकालता जा रहा है, यह सोचकर कि पैसा सरकार दे रही है। बाद में जब बैंक का गड़बड़झाला सामने आया तो पता चला कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है। आप भी सचेत रहिए, कहीं आपके नाम के 2 लोग तो नहीं हैं। MP के भिंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान। सर चकरा देने वाली इस मजेदार हेराफेरी के किरदारों से आपको मिलवाते हैं। पहले इनसे मिलिए। इनका नाम है हुकुम सिंह और ये रोनी गांव के रहने वाले हैं। अब इनसे मिलिए। इनका भी नाम है हुकुम सिंह, लेकिन ये रूरई गांव के रहने वाले हैं। बस भिंड के आलमपुर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी नाम में ऐसा उलझा कि एक शख्स अपनी गाढ़ी कमाई लुटा बैठा। हुआ ये कि हुकुम सिंह नाम के इन दोनों कस्टमर्स को SBI ने एक ही खाता दे दिया, यानी एक ही अकाउंट नंबर के 2 अलग अलग मालिक। अब इनमें से एक हुकुम सिंह पैसा डालता तो दूसरा हुकुम सिंह वही पैसे निकाल लेता। महीनों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन जब पैसे डालने वाले हुकुम सिंह को प्लॉट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तब जाकर SBI की ये हद दर्जे की लापरवाही सामने आई। पैसा जमा हुआ हमारा, फिर हमने प्लॉट लेने की सोची। जब पैसा निकाला तो पैसा वो में है ही ना, पहले ही निकाल लिया ओके। और उसके बाद बस बैंक वाले कहते हैं दिवा देंगे। 1 महीना होगा चक्कर काटते काटते, अभी तक तो दिवाए नहीं। कितना पैसा निकल गया आपका? 89,000 रुपये निकल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या सोचकर और किस हिम्मत से दूसरा हुकुम सिंह पैसे जमा करने वाले पहले हुकुम सिंह के पैसों को निकालता रहा। तो ये सच आप खुद दूसरे हुकुम सिंह के मुंह से ही सुनिए। हमारा दावा है कि ऐसी दलील आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम सोच रहे थे मोदी जी हमको पैसा दे रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हमारा खाता में पैसा आया तो हम निकाल लिया हमने। अब वो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी मजबूरी थी।
दरअसल इस पूरे मामले में हुकुम सिंह की नादानी नहीं बल्कि भिंड के आलमपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो लापरवाही का खुलासा होने के बाद मामले को रफा दफा करने में जुट गए। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले कुछ सालों से पीरियड फिल्म का बोलबाला बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर है और सबसे मजेदार बात यह होती है कि जब भी कोई पीरियड फिल्म लॉन्च होने वाली होती है या फिर उसकी रिलीज डेट नजदीक आती है तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, तमाशा होता है, प्रदर्शन होते हैं, हाय तौबा मचती है। फिल्म सफल हो जाती है, हाय तौबा गायब, तमाशा गायब, सब कुछ गायब। तो क्या यह सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा है? लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूं, इस मिट्टी की आजादी। इतिहास के पन्नों में जंग की कहानी। उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्खन हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना। पर्दे पर मराठा शौर्य की झलक। भाना पर फिर से भगवा नहीं लहराता, हम जूते नहीं पहनेंगे। शानदार स्टार कास्ट, बेमिसाल डायलॉग। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। लेकिन अब इसी डायलॉग को लेकर शुरू हो गया है विवाद। और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। दक्कन से खबर आई है, उदयभान और नागिन गोंधाने पे पहुंच चुके हैं। मराठा जंग की भूमिका पर बनी फिल्म को लेकर इस बार संभाजी ब्रिगेड ने सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल है काजोल यानी सावित्री मालसुरे के इस डायलॉग पर। और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। संभाजी ब्रिगेड की शिकायत में यह भी कहा गया है कि फिल्म में शिवाजी महाराज की तरफ लकड़ी की छड़ी उछालने को लेकर शिवाजी महाराज के ध्वज पर ओम का निशान दिखाने जैसे सीन है, जिससे शिवाजी के धर्मनिरपेक्ष होने की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। मेरा विरोध तानाजी को नहीं है, पर उसमें जो शब्द प्रयोग है और जिस तरीके से शिवाजी महाराज का चरित्र पेश किया गया है, उस पर हमको एतराज है। हालांकि ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिस पर विवाद छिड़ा हो। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई, जिसमें कर्णी सेना प्रमुख थी। उनका आरोप था कि फिल्म में राजपूत रानी पद्मावती को गलत ढंग से पेश किया गया है। सेना के लोगों ने फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की, भंसाली पर हमला किया और दीपिका पादुकोण तक को धमकी दी गई। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी की भी आलोचना हुई। फिल्म में मस्तानी से जुड़े तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। काशी के चेहरे पे आता है नूर। आशुतोष गोवारकर के जोधा अकबर पर भी कई जगह फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मी टू कैंपेन के तहत महिलाओं के साथ शोषण करने के आरोप में मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक को एक म्यूजिक रियलिटी शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अनु मलिक को महिला आयोग का नोटिस मिला था, जिसके बाद शो से उन्हें बाहर किया गया है। अनु मलिक की बड़ी मुश्किलें, मीटू के आरोपों में दोबारा घिरे। संगीतकार अनु मलिक एक बार फिर मीटू के आरोपों में घिरे तो उन्हें सिंगिंग रियलिटी शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताया जा रहा है कि मलिक ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपों के चलते शो छोड़ दिया। वो इस शो को जज कर रहे थे। दरअसल एक मशहूर सिंगर ने अनु मलिक पर मीटू अभियान के तहत संगीन आरोप लगाए। सिंगर ने महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को ओपन लेटर लिख इस मामले में दखल देने की अपील की। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया और टीवी चैनल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद दबाव बढ़ता देख अनु मलिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि शो में अनु मलिक की जगह कौन लेगा। 2018 में कई मशहूर महिला गायकों ने अनु मलिक पर यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए थे। उसके बाद से उन्हें शो से निकाल दिया गया था। एक बार फिर उन्हें इस सिंगिंग रियलिटी शो में जज बनाकर लाया गया, जिसका सोशल मीडिया में जमकर विरोध हो रहा था। आज अनु मलिक से हमने संपर्क साधा। अनु मलिक ने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने फोनो इंटरव्यू में ये साफ साफ बताया और अपना पक्ष रखा कि वो इंडिया से बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि वो 3 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, ताकि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।